चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दी कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, इसका सॉरी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है। फॉर्मेशन हुआ है ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से। किसका हम बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दो तीन चीज़ें अगर हम बोलें भाग किसका है, तो प्रायद्वीपीय पठार भाग है प्राचीन गोंडवाना लैंड का। ये मैंने पहले भी बताया था, कब, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार ही वो भाग था जो गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार, भाई मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको याद होगा तो ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ से हिस्सा टूटा और ऊपर की ओर खिसकता रहा। याद है, जिनको पढ़ाया है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार बेसिकली भाग है प्राचीन गोंडवाना लैंड का। लेकिन आपसे पूछा जाए निर्माण कैसे हुआ इसका, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से। यहाँ पर समझो थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी अगेन बता दी कि ज्वालामुखी क्या होता है वो तो समझते ही हैं आप। ज्वालामुखी वो छिद्र होता है जिसके माध्यम से, क्रेटर के माध्यम से, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जब तक वो अंदर रहता है मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही वो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आ जाता है तभी वो लावा कहलाता है एक ही मटेरियल। लेकिन लावा तब कहलाता है जब वो बाहर आ जाता है ज्वालामुखी से। अब ज्वालामुखी हमने ज़्यादातर मामलों में पढ़े हैं कैसे, जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कैसे होते हैं, ये ज्वालामुखी नलिका होती है, ये क्रेटर होता है। क्रेटर किसको कहते हैं? ज्वालामुखी के छिद्र को कहा जाता है क्रेटर। तो क्रेटर के माध्यम से जब यहाँ से ये लावा बाहर आता है और यहाँ पर बह निकलता है, तब ये क्या कहलाता है? तब लावा कहलाता है। लेकिन जब तक ये इसके अंदर है ना, तब तक ये क्या कहलाएगा? मैग्मा। और मैग्मा या लावा है क्या? चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही लावा या मैग्मा कहलाता है। लेकिन ये तो केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी कौन से होते हैं, तो ये ज्वालामुखी ज्वालामुखी जैसे दिखते नहीं है, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब जैसे यहाँ से लावा अगर आएगा, राइट, तो यहाँ से अगर लावा आएगा तो ये इस प्रकार से जमेगा यहाँ पर, और ये इनिशियली बंद हो जाएगा पूरा का पूरा, ये छिद्र तो यहाँ पर ही बंद हो जाएगा और ये लावा यहाँ पर जमता हुआ चला जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार जो बना है वो केंद्रीय उद्भेदन से बनने वाला नहीं है, दरारी उद्भेदन से बनने वाला जो क्षेत्र है वो है कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। अब आगे समझ लो इसी बात को भाई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्वालामुखी के लावा से बनने वाला भूभाग है कौन सा? प्राचीन गोंडवाना लैंड। इतनी बात समझ में आ गई। और वो भी बना कैसे है? केंद्रीय उद्भेदन से नहीं बना, बल्कि दरारी उद्भेदन से बनने वाला है। आगे बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है प्रायद्वीपीय पठार का? प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल रहेगा वो पूरे भारत के सभी भौगोलिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। लगभग कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अब भारत का खुद का क्षेत्रफल ही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? अपने आप में प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। बेसिक जानकारियाँ हैं ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ ध्यान रखनी है, वापस एक बार सुन लो, उसके बाद इसको लिख लेंगे। पहली बात, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? मैंने अभी बताया, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होकर जमने से इसका निर्माण हुआ है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? 3 फैक्ट है सिंपल सिंपल से।
अभी लिखना शुरू करो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे इनको थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन, लिख लो भाई। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के बे हो। नेक्स्ट। बात नहीं भाई। मैं 3-4 से पढ़ने के हिसाब से क्या, ठीक है, निर्माण ज्वालामुखी, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, क्षेत्रफल, ये 3-4 कीवर्ड्स हैं इसके। तो जैसे रिवाइज करो तो बस ये 3-4 शब्द देख लो, बाकी की तो लैंग्वेज है, तो एडिट करके सारा कुछ हट जाता है। अब इसके बाद देखो बात ऐसी है, 15 से 20 मिनट कम से कम मैं लगातार एक मैप बना रहा हूँ और समझाता चलूँगा। बिल्कुल भी मत लिखना उस टाइम, सिर्फ समझना, क्योंकि जो मैप मैं अब बना रहा हूँ ना, उससे अपने आप में कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैं आपको बोल के बता दूंगा, इतने क्वेश्चन तो मैं ही बोल दूंगा, बन जाते हैं इतने को। तो ये समझ लिया तो मान के चलो भारत के सॉरी ये प्रायद्वीपीय पठार का मैक्सिमम पार्ट हो जाता है, मतलब 70-80% पार्ट यही है इसका। लिख लिया सबने? हेडिंग डाल लो, प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब और छोटे भागों में हम बांट रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण, और इसको के बाद समझते चलो। हाँ भाई, अभी हटा दूँ? पीछे वाले भाइयों ने लिख लिया? समझना, लिखना मत। बोलता हुआ और समझाता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान के चलो ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है,
इस पर्वत श्रृंखला का नाम आपने सुना होगा, नाम है इसका विंध्याचल। ठीक है, इसमें तो पर्वत भी लगाने की जरूरत नहीं, नाम में जुड़ा हुआ है विंध्य और अचल। अचल किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का। क्वेश्चन क्या बनेगा? विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करने का काम करता है। बेसिकली उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक की भूमिका, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। अब इससे आगे बढ़े तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी बहती है, इसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, नाम है नर्मदा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था ना, जहाँ से बहती है, उसको खानदेश कहा जाता था। नर्मदा नदी की कुछ एक विशेषताएं यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, बाकी जब रिवर्स पढ़ेंगे तो इनको पढ़ेंगे ही। बात यह है कि जो नर्मदा नदी है, भारत से उद्गम लेकर, ओरिजिन तो इसका यहीं से हो रहा है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, विंध्याचल मैकाल पर्वत श्रृंखला के यहाँ से, और जाकर गिर रही है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में। खंबात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर ही का भाग है। तो नर्मदा नदी भारत से उद्गम लेकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई इसकी याद करना बहुत आसान है, ये 13 और ये 12, क्लियर, 13-12। तो सबसे लंबी पश्चिमोन्मुखी नदी है भारत की। पश्चिमोन्मुखी मतलब प्रवाह कहाँ पर है? पश्चिम की ओर है। भारत से प्रारंभ होकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, वो भी कौन सी है? नर्मदा। ये मैं भारत से प्रारंभ होकर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर वैसे देखो ना आप, तो अरब सागर में सबसे लंबी नदी जो गिरती है उसका नाम है ये, लेकिन ये भारत से प्रारंभ नहीं होती, ये निकलती है तिब्बत से। तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई भारत से प्रारंभ होकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु। और एक और काम और करती है नदी, ये करती है निर्माण किसका? एस्चुरी, या हिंदी में बोले तो ज्वार नद मुख। क्या होती है एस्चुरी, ज्वार नद मुख? नाम से समझ में आ रहा है, शब्दों को तोड़ लो, क्लियर हो जाएगा मामला। ये ज्वार, ये नद और ये मुख। पहले तो ये बताओ कि ज्वार क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा। क्या होता है ज्वार भाटा? कोई भी गलत सही बताने का प्रयास करो। एनी आइडिया? सिंपल सा मामला है। सबसे ज्यादा तो किसके? चंद्रमा, और आंशिक रूप से सूर्य। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्री जल का अपने औसत जल तल से ऊपर उठना, ये कहलाता है ज्वार। किसकी वजह से? चंद्रमा और सूर्य। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में है ना, चंद्रमा और सूर्य, तो चंद्रमा ही करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दूरी हमसे कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, और सूर्य की दूरी हमसे 14.96 करोड़, मतलब मोटी मोटी तौर पर 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो वो बहुत ज़्यादा दूर है सूर्य। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना काम नहीं करता जितना काम करता है चंद्रमा का। ठीक, तो चंद्रमा के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से समुद्री जल का अपने औसत जल तल से ऊपर उठना तो क्या कहलाता है? ज्वार, टाइड। और इस उठे हुए जल का पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से, भाई पृथ्वी वापस इसको अपनी तरफ खींचती है, तो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से पुनः अपने औसत जल तल पर आना, हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर मामलों की? वापस नीचे गिरना। नीचे कहाँ गिरेगा पानी? नीचे ये पहले ही, ऊपर तो हम रहते हैं। भाई अगर आप गौर से देखो तो दुनिया के नीचे नीचे हिस्सों में तो पहले से सब जगह पानी भरा हुआ है, हम तो ऊपरी स्थानों पर ही तो रह रहे हैं। तो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से उस उठे हुए जल का पुनः अपने औसत जल तल पर आना, यह कहलाता है भाटा, एब, टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा। अब जैसे ज्वार आता है ना, तो वाटर लेवल ऊपर उठ जाता है, ठीक उसी तरह से ये नदी है नर्मदा। अब मान के चलो ये इधर तो है विंध्याचल और नीचे आएगा सतपुड़ा, दो के बीच में बहती है। अब इन दोनों के बीच में बहने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये शाखाओं में बट नहीं पाती, बहुत ज़्यादा शाखाओं में बट नहीं पाती, तो तेज़ गति के साथ ये किस में मिलती है? खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में। तो जहाँ ये मिलेगी ना इसमें, वहाँ पर ऊंची लहरों का निर्माण कर देगी, क्योंकि तेज गति से अगर आप पानी डालते हो, आप देखना किसी स्थिर पानी में, तो जहाँ पर जाकर वो पानी उस बड़े क्षेत्रीय पानी में मिलेगा, वहाँ पर एक लहर जैसी बन जाएगी। तो वही काम यहाँ होता है। तो नदी के
ज्वार नद मुख, नदी के मुख पर ज्वार जैसी आकृति बनना, यही कहलाता है क्या, ज्वार नदमुख, जिसको हमने इंग्लिश में बोल दिया एस्चुरी। तो भारत की सबसे प्रमुख नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है वो यही है। एक बात और समझो, जो इधर की नदियां हैं ना, जो अरब सागर में गिर रही है, वो ज़्यादातर नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो ज़्यादातर नदियां यहाँ पर गिरती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा। तो ये बता दो फिर डेल्टा क्या होता है। देखो, जैसे हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत ही में है, सुंदरबन का डेल्टा आपने पढ़ा है, बंगाल और बांग्लादेश 2 देशों में विस्तार रखता है। सिंपल सा मामला समझ लो, जब नदी बहुत धीमे धीमे अपना जल किसी बड़े जलीय क्षेत्र में मिलाती है, जैसे यहाँ पर गंगा अपना पानी मिलाती है बंगाल की खाड़ी में, तो बहुत धीमे धीमे मिलाती है और बहुत ज़्यादा शाखाओं में बढ़ जाती है, तो वो पूरा क्षेत्र कैसा हो जाता है, वो पूरा क्षेत्र हो जाता है दलदली, पूरा क्षेत्र दलदली हो जाता है, नमयुक्त हो जाता है, और धीमे 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 बहुत सैकड़ों शाखाओं में बंटकर वो नदी अपना पानी किस में मिलाती है, बड़ी जलराशि में मिलाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो गंगा कुछ इस तरह से अपना पानी मिलाती है और नर्मदा कुछ इस तरह से अपना पानी मिलाती है। तो 2 शब्द हमको क्लियर हो गए, क्या 2 क्या 4, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, और ज्वार नदमुख क्या होता है। चारों बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये समझ लो कि ये है नर्मदा नदी। वापस आते हैं टॉपिक पे। नर्मदा नदी के दक्षिण में हम चले आए तो एक पर्वत श्रृंखला है वापस, इसका नाम क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के दक्षिण में अगर आ जाते हैं तो अगेन एक नदी आ जाती है, इसका नाम है तापी या ताप्ती भी बोल सकते हो, मतलब एक ही है। 2 नदियां हैं, याद रखना, एक तो है ताप्ती और एक है राप्ती। राप्ती अलग है, ताप्ती अलग है, लेकिन तापी और ताप्ती एक है। अब यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है, भारत के मध्य में स्थित 2 प्रमुख पर्वतों एवं 2 प्रमुख नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी, एक तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, पूछ लिया। नर्मदा और तापी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो क्वेश्चन किस तरह से भी बन सकता है। अब यहां से आगे चलते हैं तो तापी के दक्षिण से लेकर और यहां तक, बिल्कुल भारत के ऑलमोस्ट साउथ तक एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम मैंने आप लोगों को बताया सबको, इसे बोला जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत का सैकड़ों बार नाम पूछा जा चुका है किसमें, परीक्षाओं में, कि इसका वैदिक नाम क्या है। वैदिक मतलब वेदों में लिखा हुआ है, प्राचीन नाम। तो इसका ही नाम है सह्याद्री पर्वत या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इवन गुजरात और महाराष्ट्र में तो आज भी इसको सह्याद्री बोला जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे साउथ में जाते हैं तो ये वेस्टर्न घाट्स के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसका विस्तार कहाँ से, तापी के दक्षिण से लेकर और भारत के सुदूर दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम आप सबने सुना है, परीक्षाओं में आया सबके, कभी ना कभी, जिसने 2-4 बार एग्जाम दिए। नाम है इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डामम हिल्स, ठीक है। तो ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। क्यों बोलते हैं इनको इलायची की पहाड़ियाँ, कार्यालय। यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ेगा, मैंने सबको बताया मैं, केरल पड़ेगा। और केरल को भारत का स्पाइस स्टेट, मसाला राज्य, मसालों का बगीचा, मसालों का उद्यान, मसालों का घर, ये सब कहा जाता है। और मसालों का मतलब गरम मसालों की बात कर ले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, और भी जो कुछ हो सकता है, ठीक है, ये सब मिलते हैं। तो इलायची भी मिल रही है, और इतनी मिल रही है कि इलायची के नाम पे प्रॉपर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इलायची की पहाड़ियाँ। तो उनको कार्डामम, कार्डामम इंग्लिश में इलायची को ही बोलते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ ये पश्चिमी घाट और चला आया यहाँ तक, समझना। टोटल कितने किलोमीटर की लंबाई में है, लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तार रखता है। अब क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है, इसीलिए हमने नाम इसका जो रख दिया वो क्या रख दिया, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर भी एक नदी है, इस नदी का नाम है हुगली, बेसिकली गंगा ही है, समझाऊंगा बाद में, ठीक है।
भाई गंगा की वह शाखा जो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो हुगली है, और जो सीधी चली जाती है बांग्लादेश पद्मा के नाम से वो गंगा है। यहाँ से 4 विच्छेदित श्रृंखलाओं में ये जो पर्वत आता है, क्योंकि ये भारत के पूर्व में है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पूर्वी घाट पर्वत। वो वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट्स है। ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब समझो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, बेसिकली देखोगे तो पूर्वी घाट ही मिला है किसमें, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तो और नीचे चला आया है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम क्या है। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया परीक्षा में, संभवतः ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा। इन्हीं को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों से दक्षिण में चले आए यहाँ पर, तो इन्हें कहा जाता है, अगेन शायद से नाम सुना हो, अन्नामलई की पहाड़ियाँ। अब आपसे पूछ लिया जाए अन्नामलई की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है कि पश्चिमी घाट का है, तो क्लियरली विजिबल है किसका है। अन्नामलई की पहाड़ियों के दक्षिण में हम चले आते हैं तो इन्हें कहा जाता है पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है, इन्हें कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। और इलायची की पहाड़ियों को ही कहा जाता है कार्डामम हिल्स। समझते जाना, लिखना लिखाना बाद में चलता रहेगा। तो बेसिकली ये 4 पहाड़ियाँ अपने आप में किसका हिस्सा हो गई, पश्चिमी घाट पर्वत का। और बात ये आ जाती है कि नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत का संगम स्थल कहा जाता है, क्योंकि मिलते हैं यहाँ पर दोनों ये। ठीक है, आगे हमने यहाँ की लिख ली, तो पूर्वी घाट पर्वत की भी 3-4 पहाड़ियाँ लिख लेते हैं, तो एक साथ ही लिख लेते हैं। वहाँ पर है अन्नामलई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर है नल्लामलई की पहाड़ियाँ। क्रम में ही बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ नल्लामलई की पहाड़ियों के बाद पालकोंडा की पहाड़ियाँ। स्टेट बता दूंगा अभी कौन कौन से स्टेट में। बेसिकली पालकोंडा की पहाड़ियों के बाद में है शिवराय। कई जगह इन्हीं को लिखा हुआ है शेवराय, तो शेवराय और शिवराय सो के एक ही बात है, शिवराय की पहाड़ियाँ। और शिवराय की पहाड़ियों के नीचे है जावादी हिल्स, मतलब जावादी की पहाड़ियाँ। अब भाई अपन ने ये 7-8 पहाड़ियाँ पढ़ ली, ये देख लो कि है कहाँ कहाँ पर। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो ये केवल एक स्टेट में एक्सपेंशन नहीं रखती हैं, ये 2-3 स्टेट में एक्सपेंशन रख ली। मैक्सिमम इनका एक्सपेंशन कहाँ पर है, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और आंशिक रूप से केरल। बाकी की ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, केरल। अब क्योंकि आप लोगों ने आइडिया लगाया इससे और बाकी की बोलते आपने कनेक्ट कर लिया कि बाकी तीनों भी यहाँ पर, जब ये यहाँ पर है और बाकी तीनों बोल रहा है तो यही होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आता था, बस चीज़ों को जोड़ घटा लिया, जो कि अच्छी बात है। ऊपर की ये दोनों पहाड़ियाँ कौन कौन सी, अन्नामलई और पालकोंडा, नल्लामलई और पालकोंडा, ये कहाँ पर है, क्या लिखा है मैंने, आंध्र प्रदेश। और ये दोनों शिवराय और जावादी, ये है कहाँ पर, तमिलनाडु। ठीक है,
अब वापस से समझो, हम बात करते हैं ये कि पश्चिमी घाट पर्वत का हाईएस्ट माउंटेन पीक, उच्चतम सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर, ठीक है, जो पूरे दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो मतलब 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। बेसिकली मतलब जो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है ना दक्षिण भारत की, वो कौन से पर्वत का हिस्सा है? पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। ये है कहाँ पर? ये यहाँ पर है, और यहाँ का मतलब यहाँ। इसका नाम है, इसका नाम बताओ तुम लोग, क्या नाम है इसका? कोई आइडिया? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। सुन लो, नाम है अन्नाई मुड़ी, या अन्नाई मुदी भी लिखा हुआ है कई जगह। तो मुड़ी और मुदी मतलब डी आता है लास्ट में, अब देख लो अपने हिसाब से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अन्नाई मुदी कहाँ पर है भाई साहब? ये ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, और 2695 मीटर के साथ दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाई मुदी, जो केरल में स्थित है। दूसरा पर्वत शिखर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। और इसका नाम बताने से पहले एक जगह का नाम बता देता हूँ, शायद से आप लोगों ने सुना हो, घूमने फिरने वाली जगह है। लोग बोलते हैं ना ऊटी घूमने जा रहा हूँ मैं। ऊटी साउथ का हिल स्टेशन है, बहुत फेमस। तो ऊटी पड़ता है कहाँ पर? कहाँ पड़ता है ऊटी? ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। और ऊटी से जस्ट ऊपर, ऊटी से कुछ एक किलोमीटर आ गई है, 10-15 किलोमीटर आ गई, इस पर्वतीय चोटी का नाम है दोदा बेटा, ठीक है। तो दोदा बेटा कहाँ पर है? जब ऊटी तमिलनाडु में है, तो दोदा बेटा भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऊंचाई कितनी है देखो, 2600 तक तो इसकी भी सेम है। यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 37 है, बस इतना ही अंतर। लेकिन एक बात, ये दोनों तो पश्चिमी घाट के पर्वत शिखर हो गए। अगर हम बात कर ले पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा इस वाले का, तो इस वाले का पर्वत शिखर यहाँ नहीं है। क्या पर्वत शिखर निकल कर आएगा? यहाँ कहीं। और इसका नाम हो जाएगा महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? पहली बात तो राज्य की बात करेंगे, उड़ीसा, और ऊंचाई है इसकी 1501 मीटर। लूसेंट पढ़ने वाले कृपया ध्यान दें, इसमें 1500 लिखी हुई है, जो कि गलत है। एग्जैक्टली तो गलत ही है। बाकी इसके अलावा सारी किताबों में आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी ये मिलेगी जो अपन ने लिखी है यहाँ, तो इतना सा अंतर याद रखना। अब ये 2-3 तो अपन ने दक्षिण भारत की बेसिकली तो ये देखी, और उत्तर भारत की भी देखी थी 2-3, याद हो तो। जैसे उत्तर भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर, जो भारत का भी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये कौन सा है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा था? कंचनजंगा। वो दोनों कहाँ के थे? उत्तर भारत के, हिमालय मतलब उत्तर भारत। ये दोनों कहाँ पर है? दक्षिण भारत। तो क्वेश्चन बन जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच का जो पर्वत शिखर है ना भाई साहब सबसे ऊंचा, वो राजस्थान में है अपना वाला। कौन सा है? गुरु शिखर। अब यहाँ पर मैं माउंट आबू सिरोही लिखूंगा नहीं, यहाँ पर लिखेंगे केवल कितना सा? राजस्थान। ऊंचाई 1700
22 मीटर। वो अब 1727 तो आना भी बंद हो गया, क्योंकि 5 मीटर ऊंचा तो क्या है, मंदिर बना हुआ है उस पर, और मंदिर को प्राकृतिक ऊंचाइयों में गिना नहीं जाता क्योंकि कृत्रिम है। तो ये वाला मामला है। अब ये हमने पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत को देख लिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। जब हम चले आते हैं ना, तो प्रायद्वीपीय पठार को छोटे भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर का पठारी प्रदेश यहाँ का, ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार 2 राज्यों में है, आंशिक रूप से यूपी में और मैक्सिमम एमपी में। वो सुना है ना बचपन में सबने, बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड से बिलोंग करती थी। बुंदेलखंड मतलब झांसी, और झांसी कहाँ पर है, यूपी के एमपी। बस तो वैसे कनेक्ट कर लो। बुंदेलखंड के पठार के नीचे आ जाते हैं हम, मान के चलो यहाँ। तो बुंदेलखंड के पठार के नीचे आए तो ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले एरिया को यहाँ पर बोल देते हैं कौन सा पठार, इसको बोलते हैं विंध्याचल। कई किताबों में इसी को लिखा हुआ है मालवा का पठार। अब इसका एक्सपेंशन भी 2 स्टेट्स में, कौन कौन से, एमपी और इधर की ओर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बेसिकली अलग भी एमपी से हुआ है, वो चीज़ है, ठीक है। इससे दक्षिण में चले आते हैं तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम सब डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो सबसे बड़ा क्षेत्रीय पठार जो आएगा वो आएगा यहाँ पर। इसको बोला जाता है महाराष्ट्र का पठार। अब महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र यहाँ तक तो है नहीं, अपन तो उड़ीसा तक चले आए। रीज़न क्या है, महाराष्ट्र के पठार का विस्तार है कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र, ठीक है, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इन राज्यों में ये पूरा का पूरा विस्तार है। इसको कहा जाता है महाराष्ट्र का पठार। अब जब महाराष्ट्र के पठार की बात चली है तो लगे हाथों ये भी समझ लो कि महाराष्ट्र के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका ओरिजिन तो पश्चिमी घाट पर्वत से होता है, यहाँ से। इस नदी का नाम आप सब लोगों ने सुना है, और हिंट दे देता हूँ, नाम शायद बता पाओ। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कौन सी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, या दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं? 2 शब्द है, एक तो है दक्षिण की गंगा और एक है दक्षिण गंगा। दोनों का आंसर अलग अलग है। दक्षिण की गंगा बड़ा नाम, तो नदी भी बड़ी है, कौन सी, गोदावरी। और दक्षिण गंगा छोटा नाम, नदी भी छोटी है, कावेरी, ठीक है। तो ध्यान दोगे, कावेरी नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, नासिक महाराष्ट्र से, ठीक। और ये इस पठारी प्रदेश पर बहती हुई कहाँ पर जा गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। क्लियर, नाम है इसका गोदावरी। क्वेश्चन क्या बनेगा, महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है। क्लियर, इससे नीचे चलते हैं। तो इससे नीचे चलने पर ये पठारी प्रदेश आ जाएगा यहाँ, इसका नाम है कर्नाटक का पठार। देखो साफ सीधी सी बात है, अगर आपको मैप याद है ना तो कनेक्ट करने में बहुत आसानी होती है कि कौन सा स्टेट कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अब कर्नाटक के पठार पर भी एक नदी बहती है जो निकलती तो महाराष्ट्र से ही है, लेकिन वो बहती कौन से पठार पर है, कर्नाटक के पठार पर। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद में। सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात कर ले, दूसरी सबसे लंबी नदी है, का नाम है कृष्णा, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। लैंग्वेज जैसे चाहे रख लो, आंसर ये रहेगा। इसके दक्षिण में आ जाते हैं हम
तो अगला पठारी प्रदेश आ जाता है यहाँ, इसका नाम है मैसूर का पठार। अब ये जो मैसूर का पठार है ना दोस्तों, मैसूर के पठार को कई किताबों में इसी का भाग माना गया, किसी का, कर्नाटक के पठार के भाग का, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ये अलग भी गिन सकते हो और इसका भाग भी मान सकते हो। मैसूर के पठार पर से भी एक नदी निकलती है, बहती है, जो निकलती तो कर्नाटक से है, लेकिन उसका मैक्सिमम जो फ्लो है वो कौन से पठारी प्रदेश पर है? मैसूर के पठार पर। और इस नदी का नाम भी आप लोगों ने सुना है और खूब भर भर के सुना है। का नाम है कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कौन सी पठार पर बह रही है? इनिशियली तो ये याद रखना है, बाकी तो नदियों में तो डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल कौन से पठार पर कौन सी नदी। ये तो हमने उत्तर से दक्षिण में बांटा है अभी, अब इसको पश्चिम से पूर्व में भी तो बांटेंगे पठार को, इसलिए कह रहा था कि इससे खूब क्वेश्चन निकलते हैं और निकल भी रहे। विंध्याचल के पठार का कई बार हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, किताबों में लिखा हुआ आता है खूब। विंध्याचल के पठार का ही विस्तारित रूप है हाड़ौती का पठार, राजस्थान। इससे इधर जाओगे तो राजस्थान ही आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हाड़ौती का पठार। अब इधर आते हैं हम, यहाँ से पूर्व से, सॉरी पश्चिम से, और किधर की ओर चल रहे हैं? पूर्व की ओर। अब जब इधर चलोगे तो ये हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती के पठार के बाद कौन सा आ गया वापस से? इसीलिए विंध्याचल के पठार को या मालवा के पठार को प्रायद्वीपीय पठार का चौराहा कहा जाता है। रीजन, आप यहाँ से गए और आप यहाँ से गए तो बीच में पड़ रहा है, क्योंकि बीच में पड़ रहा है इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का चौराहा कहा जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्यों कहा जाता है। हाड़ौती के पठार का विस्तार केवल एक ही राज्य में, वो आप जानते हैं, राजस्थान में ही। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पठारी प्रदेश की, जो इतना इम्पोर्टेंट है कि सबने सुना है नाम, बचपन से ही सुना है। वो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मैं नाम यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा, नाम यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम है ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसको इतना इम्पोर्टेंट है कि डिटेल में पढ़ेंगे इसको अलग से, कारण भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न पठार है ये। सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया अगर पूरे इंडिया में कहीं पर है तो वो यही है। अब इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर स्टेट में है कोई से में, तो कौन सा है? झारखंड। हालांकि बिहार में भी है इसका, क्योंकि झारखंड खुद ही बिहार से लग हुआ है। और यहाँ तक आप देख लो तो कहाँ तक भी है इसका बहुत थोड़ा सा एक्सपेंशन, पश्चिम बंगाल तक भी है। मामला ऐसा है कि ये जो पठार है इसमें सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज पाए जाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टंगस्टन, ये सारे के सारे। तो भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न पठार पूछेगा तो कौन सा आंसर हुआ? और इसी वजह से भारत का खनिज संपदा के भंडारण की दृष्टि से, देखो दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो है उत्पादन की दृष्टि से, आज की डेट में उत्पादन कहाँ पर हो रहा है ये बदलते रहते हैं, अभी पश्चिम बंगाल है। उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य तो है कौन सा? पश्चिम बंगाल। लेकिन भंडारण की दृष्टि से जहाँ पर भंडार पाए गए हैं वो कौन सा है? झारखंड ही है, और वो झारखंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर। और अगर आप बात करो अधात्विक खनिजों की दृष्टि से अग्रणी स्टेट कौन सा है अधात्विक में? राजस्थान। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। उसका रीज़न क्या है, क्यों कहा जाता है? वैरायटी बहुत है, सबसे ज़्यादा प्रकार के, 52 प्रकार के तो गौण मतलब अप्रमुख पाए जाते हैं और बाकी प्रमुख पाए जाते हैं, 22 से 23 प्रकार के। तो यहाँ पर मूल रूप से खनिजों में विविधता ज़्यादा पाई जाती है अपने राजस्थान में, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और बीच में ये राजमहल गैप आ जाता है, और राजमहल गैप के बाद में हम अगर बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से पठारी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है मेघालय वाले एरिया में। मेघालय में पहाड़ भी है और पठार भी है, तो इसे बोला जाता है
मेघालय कई किताबों में इसी को लिखा हुआ है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार या शिलोंग पठार एक ही बात है। स्टेट का वैसे नाम पता लग जा रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम से पूर्व में हमने क्रम देख लिया, उत्तर से दक्षिण में हमने क्रम देख लिया, कहाँ पर कौन सी नदी आती है उसके बारे में हमने बात कर ली। एक बार पूरा उतारो, उसके बाद में वापस इसको एक बार समझाऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। नीति, हाँ नहीं बस काफ़ी हो गया, इतना ही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि 10-15 मिनट लगेंगे इसमें, पर इसमें से क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं। तब इसको बना लो, कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो तो पूछ रहे हैं। आधा पेज या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पेज ले लेना। ट्रॉफी में भी सीधे सीधे काम आ जाता है। अब अगला पॉइंट लिखोगे, भारत के मध्य में स्थित, भारत के मध्य में स्थित दो प्रमुख पर्वतों, भारत के मध्य में स्थित दो प्रमुख पर्वतों एवं नदियों, भारत के मध्य में स्थित दो प्रमुख पर्वतों एवं नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, भारत के मध्य में स्थित दो प्रमुख पर्वतों एवं नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, और क्रम आपके सामने बस डैश करके लिख लो। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, ये सीक्वेंस याद रखना, बहुत परीक्षा में आया है। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी, तापी ताप्ती। अब इसके बाद ये लिखवाने की जरूरत है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित प्रमुख नदी, वो इतने से तो एडजस्ट कर लोगे, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो अभी कि नहीं आज तो पता है लेकिन 4 दिन बाद तो मुझे मेरा नाम एक बार कंफर्म करवा देना, वो चीज़ मत करना। फिर तो चाहो लिखवा ही दूँ, कम से कम कंटेंट औने कोने में पड़ा रहेगा ये भी। और अगर खुद से कर पाओ तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, सो फार सो गुड। चलो आगे लिखो। तापी नदी के दक्षिण से लेकर, जो लिख रहे हो उस पर अटेंटिव रहना, लिख क्या रहे हो। तापी नदी के दक्षिण से लेकर इलायची की पहाड़ियों तक विस्तृत, तापी नदी के दक्षिण से लेकर इलायची की पहाड़ियों तक विस्तृत, तापी नदी के दक्षिण से लेकर इलायची की पहाड़ियों तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला डैश करके लिखो, पर्वत श्रृंखला डैश करके लिखो, पश्चिमी घाट पर्वत ऑब्लिक सह्याद्री पर्वत, ब्रैकेट में लंबाई भी लिख लेना। पश्चिमी घाट पर्वत ऑब्लिक सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री सह्याद्री जो भी बोल दो इसको, सह्याद्री पर्वत 1600 किलोमीटर, इसकी लंबाई भी लिख लो। नेक्स्ट, हुगली नदी से लेकर, कई किताबों में लिखा महानदी, महानदी नहीं है, हुगली ही है। महानदी दूसरी है, हुगली दूसरी है। हुगली नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, हुगली नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक
विस्तृत, विच्छेदित, विच्छेदित मतलब कटी फटी, बहुत ज्यादा गैप है बीच में, अपन ने बनाया भी वैसे ही है। विस्तृत, नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत, विच्छेदित पर्वत श्रृंखला, हुगली नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत विच्छेदित पर्वत श्रृंखला। डैश करके लिखोगे पूर्वी घाट पर्वत, ब्रैकेट में लंबाई लिख लेना 1300 किलोमीटर। पूर्वी घाट पर्वत ब्रैकेट में लंबाई 1300 किलोमीटर। मीटर बोल रहा हूँ क्या मैं इतनी देर से? फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर मीटर बोल रहा हूँ तो सही कर लेना, मीटर में लिख दियो इतनी सी पहाड़ी। अब नोट डालो एक 500 रुपये वाला और लिखो इस पे नीलगिरी की पहाड़ियों को। अभी देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाहो तो वहीं लिख लो, वैसे अपने नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही आता है, फिर भी चाहो तो ब्लू माउंटेन्स बोल दो, वो मतलब तो वही हुआ, ब्लू माउंटेन्स है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत का संगम स्थल कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत का संगम स्थल कहा जाता है। संगम स्थल कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत का संगम स्थल कहा जाता है। अगला पॉइंट अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते चलो। लिख लिया ना यहां तक? लिखो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब वही हुआ, या प्रायद्वीपीय पठार, या पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। कौन सा हो जाएगा? फिर भूल गए तुम लोग, देख देख के भूल गए। लैंग्वेज यही रखोगे, अगले में भी लिख लो, कंटिन्यू लिखते चलो इसको। कई जगह दोदा बेटा या डोडा बेटा एक ही बात है, ये लो लिख ही देता हूँ अलग।
ऊटी का पूरा नाम ये है भाई, परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखो पहले इतना। हाँ वे डन। इसके बाद एक फैक्ट और लिखो। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर। कौन सा हो जाएगा? डैश करके लिखो। गुरु शिखर, राजस्थान 1722। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर, राजस्थान, ऊंचाई 1722 मीटर। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी। बाकी की दो लाइनें भी इसी तरह लिखनी है, समझ जाना इस बात को। महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी। महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी। डैश करके लिखोगे। आंसर क्या होगा इसका? गोदावरी। महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी गोदावरी। और बाकी के में केवल स्टेट बदल दो, बाकी लाइन खींच दो वैसे वैसे। जैसे कर्नाटक के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी कौन सी? कृष्णा। और मैसूर के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी? कावेरी। तो अगला लिखो, कर्नाटक के पठार पर, कर्नाटक लिख दो, लाइन खींच दो। कर्नाटक के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी, डैश करके कृष्णा। फिर मैसूर के पठार पर, मैसूर के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी कावेरी।
अब देखो इसके बाद में थोड़ा सा समझो चीज़ों को। भाई मामला ऐसा है कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं। वैश्विक स्तर पर तप्त स्थल घोषित किए जाते हैं। अब ये तप्त स्थल हैं क्या? तप्त स्थल का मतलब हॉट स्पॉट, मतलब मोबाइल वाले नहीं, वैसे प्राकृतिक रूप से। हाँ, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हैं ये तप्त स्थल। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है, जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझो। ये रूम है, मान के चलो यहाँ पर 15 प्रकार के बोल रहा हूँ, 15 नहीं बोल रहा हूँ, 15 प्रकार के गधे, अलग अलग वैरायटी के, संख्या में नहीं बोल रहा हूँ कि नस्लों के आधार पर बोल रहा हूँ। 15 प्रकार के गधे, 10 प्रकार के शेर, 20 प्रकार की तितलियाँ, 40 प्रकार के खरगोश, और भी जो भी हैं 85 तरह, 70 प्रकार के पौधे हैं, 20 प्रकार के फूल हैं, सब खिले हुए हैं, ये है। तो ये वाला एक निश्चित क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना, मतलब जंतु और वनस्पति प्रजातियां निवास करती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधता पाई जाती है एक निश्चित क्षेत्र में, जंतु और वनस्पति प्रजातियों में, तो वो तो हो जाता है जैव विविधता क्षेत्र। और ऐसे जैव विविधता क्षेत्रों में जब ये प्रजातियां बहुत तेजी से खत्म होने लगती है ना, तो उसको जैव विविधता की दृष्टि से किस में शामिल कर लिया जाता है? तप्त स्थल, हॉट स्पॉट में शामिल किया जाता है। अब भारत के 3 क्षेत्र आज की डेट में शामिल किए जा चुके हैं, इसमें कोई गर्व की बात नहीं, ये खतरा है एक प्रकार से। 3 क्षेत्र आ चुके हैं। पहला पश्चिमी घाट पर्वत, दूसरा यहाँ पर आप पूर्वी हिमालय देखोगे, क्योंकि ऊपर वाला इधर वाला जो हिमालय है ना, जहाँ पर जिसको हिमाद्री बोला है, उस पर तो बर्फ़ है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा न जंतु पाए जाते हैं ना वनस्पतियाँ पाई जाती है। लेकिन इधर वाला जो हिमालय है, मेघालय, इसके अलावा अरुणाचल, असम, इधर की तरफ का जो हिमालय है, वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जो है डाइवर्सिफाइड एरिया है ये फ्लोरा एंड फौना के हिसाब से। तो पूर्वी हिमालय को जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट में, पश्चिमी घाट पर्वत को जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट में, और एक हम भारत से थोड़ा इधर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे आइलैंड्स आते हैं जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन तीनों को आज की डेट में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थलों में शामिल किया जा चुका है। ये थोड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, जब इसी से रिलेट करके देखते हैं तो इसमें एक क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर केरल का। परीक्षाओं में भर भर के आया ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों ने शायद से सुना भी होगा। क्वेश्चन ये है कि शांत घाटी, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं साइलेंट वैली, का संबंध कौन से स्टेट से है? तो इसका संबंध है केरल से। और दूसरा इसमें तो शामिल नहीं है, पर ऐसा ही नाम है तो लिख देते हैं, फूलों की घाटी, इसको बोला जाता है फ्लावर्स वैली। ये है उत्तराखंड में। ये 2 चीज़ें याद रख लेना, एक तो जैव विविधता की दृष्टि से जो तप्त स्थल है भारत में वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, और कौन से तप्त स्थल के अंतर्गत आती है साइलेंट वैली या शांत घाटी। तो ऑब्वियसली कौन से में आएगी? पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, साइलेंट वैली यहीं पर है। और साइलेंट वैली बोलते क्यों हैं? इसीलिए बोलते हैं, देखो इस वाले क्षेत्र में, केरल में वैसे भी आप लोग जानते हैं हाथी वगैरह खूब पाए जाते हैं, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जंगली हाथी तो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे साउथ की तरफ कोई बाघ वगैरह तो पाए नहीं जाते। एलिफेंट वगैरह अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। एलिफेंट भी 2 तरह के होते हैं मूल रूप से, आपको पता होगा कि, तो इंडियन या एशियन एलिफेंट्स बोल देते हैं, और दूसरे अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, वो ज़्यादा बड़े होते हैं कंपैरेटिवली इंडियन या एशियन एलिफेंट से, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 गुना होते हैं वो, कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, और उसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है साइलेंट वैली। तो ये चीज़ है, लिखोगे 2-3 फैक्ट यहाँ पर लिखोगे। भारत के 3 क्षेत्रों को, भारत के 3 क्षेत्रों को
जैव विविधता की दृष्टि से जैव विविधता भारत के 3 क्षेत्रों को जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल चाहो तो हॉट स्पॉट भी लिख लो, कई बार परीक्षा में वही आ जाता है हॉट स्पॉट ही। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। 3 कौन कौन से हैं लिख लो। कौन सा चौथा? दो चीज़ें याद रखना, ये हटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं। पूर्वी हिमालय, और जिन्होंने ये लिख लिया है वो इसके बाद इसको एज इट इज़ लिख लें। अब जो हमने डायग्राम लिया था उसमें अंत में अब हम वो चीज़ें लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले लिखवा दिया कहीं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का संबंध मेघालय राज्य से है। ठीक। हाँ भाई, ये तो लिख लिया ना। ध्यान दो, और ध्यान क्या दो, छापो। और अब जो लिख रहे हैं इसमें स्टेट भी लिखते हुए चलो यहाँ पर। उत्तर से दक्षिण में लिख रहे हैं, याद रखना, तो क्रम भी यही रहेगा।
मैसूर के पठार का भी इन दोनों में ही। पहले ये लिख लो, फिर पश्चिम से पूर्व में भी क्रम लिखना है इसका। ये सारा तामझाम जो अपन ने लिखा है वो मैप में से लिखा है, मैक्सिमम ऑफिस में। तो अगर मैप ठीक से समझ लिया तो ये वैसे भी आ ही जाएगा समझ। हम्म, होता है शुद्ध। शुद्ध ले तो एक शब्द हिंदी एक अंग्रेजी और आ गया। एक बार लाइन बोलो पूरी ताकि मैं समझ पाऊँ कि बोल क्या रहे हो आप। हॉटस्पॉट में क्या है, लाइन क्या है, एक बार लाइन बोलो हल्का सा। बता पहले, देख के आना ठीक से क्या है, फिर पूछ लेना, या फिर मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना ताकि मैं बता पाऊँ उसको प्रॉपर। मैं वो टर्म ही नहीं समझ पा रहा हूँ। शुद्ध लैंड तो मैंने कभी सुना ही नहीं ज़िंदगी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्सचर हो गया। वेटलैंड तो फिर भी होता है। सुंदरवन तो अलग चीज़ है, सुंदरवन बायोडाइवर्सिटी में ही आता है, अभी वो हटा दिया गया है उसको वापस से। सुंदरवन तो सुंदर भाई कुछ ही चल रहा है। हाँ भाई, हटा दूँ ना? हटाने के बाद पूछ रहा हूँ। डायरेक्शंस वही रखना जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे तीर का निशान इधर रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो। विंध्याचल मालवा एक ही बात है, ठीक है, वो लिख चुके हैं अपन वहां पर।
तो गारो, खासी और जयंतिया ये दिखेगी आपको मेघालय में, लेकिन ये भाग किसका अच्छी तरह याद रखना, बहुत बार आया क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि मेघालय दिमाग में आते दिमाग में इमेज आती है कि साहब हिमालय का होगा, हिमालय का नहीं है, इसलिए हम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पश्चिम से पूर्व में देख लिया क्रम, और उत्तर से दक्षिण में भी देख लिया। अब इसके बाद में जिन्होंने ये लिख लिया है, हेडिंग डाल लो। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बोला था हम पढ़ेंगे डिटेल में किसे, छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार। हमें लिख लिया, और समझ लो इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट है कि अलग से पढ़ाना पड़ गया है, इसे पढ़ाता नहीं मैं। ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, ये बस जो भी है। तो अगर इसको छोटा नागपुर के पठार मान ले, तो पहला क्वेश्चन आता है छोटा नागपुर के पठार के लगभग मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली बहने वाली नदी कौन सी है। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आया है डायग्राम पे बेस्ड, ये है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे उत्तरवर्ती नदी कौन सी हो जाएगी। नाम सब लोगों ने सुना है, कौन। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार पर प्रवाहित होने वाली सबसे दक्षिणवर्ती नदी हो जाएगी कौन सी। और रांची का पठार जिस नदी पर स्थित है, जिन दो नदियों में कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो जाएगा, ये है। अच्छा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है। राजस्थान में नदियाँ कितनी, और दक्षिणी भी बोल रहा हूँ, माही। देखो, सोन और दामोदर नदियों के बीच जो पठारी प्रदेश है ना, इसको और ज़्यादा सब डिवाइड कर रहा हूँ मैं। सोन और दामोदर नदियों के बीच जो पठारी प्रदेश है उसको दो नामों से जाना जाता है। पहला तो है कोडरमा का पठार, ये जगहों के नाम है बेसिकली, अब जगहों के नाम पर ही फिर वो पठारी क्षेत्र आ जाता है। और एक है हजारीबाग का पठार। ये दोनों ही पठारी प्रदेश कौन सी दोनों नदियों के बीच में, सोन और दामोदर। और दामोदर और स्वर्ण महान नदी के बीच में पहली बात तो कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी कौन से पठार पर से होकर बहती है, रांची का पठार। अब इसी डायग्राम से खूब खूब सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, पहली बात,
छोटा नागपुर के पठार पर स्थित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या हो जाएगा, ये रहा आपके सामने, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा और महानदी एक। ठीक है, सबसे उत्तरवर्ती नदी कौन सी हो जाएगी, सोन। दक्षिणवर्ती नदी कौन सी हो जाएगी, मध्यवर्ती नदी कौन सी हो जाएगी, दामोदर। और महानदी के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा। सोन और दामोदर नदी के मध्य स्थित पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, कोडरमा और हजारीबाग। दामोदर और महानदी के मध्य कौन सा पठार स्थित है, और रांची के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है, ये तो इसी से निकल आता है सारा का सारा। अब अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त ये है, मैंने अभी आपको बताया भाई, छोटा नागपुर के पठार को एक नाम दिया गया है, इसका उपनाम है, उपनाम है इसे, इसे कहा जाता है भारत का रूर, या भारत का रूर प्रदेश, जो भी बोल दो। अभी रूर क्या है, यूरोप में एक देश है, नाम सबने सुना है, जर्मनी। और जर्मनी में एक नदी है रूर, और उसके आसपास का जो खनन क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूर कई जगह रूहर भी लिख रहा है, वैसे रूर ही है। तो क्योंकि पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है रूर प्रदेश, वहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा संपन्न पठारी प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। और उससे इसकी तुलना करते हुए इसको क्या नाम दे दिया हमने, भारत का रूर कहा जाता है। क्लियर हो गया क्यों कहा जाता है, तो ये है भारत का रूर। और भारत का रूर है तो कारण है क्या, खनिज। खनिज है तो कौन कौन से खनिज यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, सीसा, जस्ता। चांदी इतनी नहीं मिलती, चांदी अपने राजस्थान में ज़्यादा मिलती है। और वैसे सोना ठीक ठाक मिलता है यहाँ पर, सोना सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक में मिलता है। पूरे सोने की सबसे बड़ी खान पिक्चर बन रखी पूरी, कौन सी, KGF। कौन सी, KGF में का फुल फॉर्म क्या है, कोलार की खान। ठीक है, तो कोलार की खान, KGF में वो आता है ना के, तो वो के कोलार, आपने देखा वो फिल्म बनी भी शायद वो सोने के खनन पे लेके, ये पूरा गोल्ड की तस्करी को लेके या कुछ ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैंने सुना नहीं, पर मतलब देखा नहीं, पर सुना है मैंने कि वो सोने को लेके ही सारा कुछ है उसमें जो। तो सीसा जस्ता, सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है पता है ना आप लोगों को, जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको जुड़वा खनिज, इनका जो अयस्क होता है ना, रॉ मटेरियल, वो एक ही होता है, उसी से अलग अलग प्रोसेस करके निकाला जाता है, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है तांबा, भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है अपना यूरेनियम। यूरेनियम आणविक खनिज है, परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में काम आता है। टंगस्टन, बॉक्साइट, बॉक्साइट काफ़ी मिलता है, टंगस्टन काफ़ी मिलता है। ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर धातुएं खनिज ज़्यादा है। और एक मिलता है कोयला, ये सारे खनिज यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मिनरल रिच एरिया है, इसी वजह से इसको भारत का रूर नाम दे दिया जाता है। तो पहले ये वाला डायग्राम उतारो, बस इतना उतारना है, ये वाला डायग्राम, बाकी ये मत लिखना, ये मैं लिखवाऊंगा अलग से। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं मानता हूँ कि अगर क्लास कंटिन्यू होती है ना, तो एक तो आपका फोकस बढ़ता है, एक टाइम के बाद फोकस हो ही जाते हो, एक टाइम तक, एक टाइम के बाद एक टाइम तक। अब ये क्लास 2 घंटे 3 घंटे चले ठीक ठाक रहेगा, ये क्लास 7वें घंटे तक चले फिर फोकस नहीं रहेगा, फिर तो लाशें बैठी होंगी यहाँ, फिर जो मर्जी पढ़े लिखा, कोई फर्क नहीं। तो एक टाइम के बाद फोकस ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि यहाँ से गर्म हो जाता है और होता है वाकई गर्म, मैंने बताया भी था आप लोगों को। नहीं वाकई यहाँ पे अब कि भाई अब नहीं जल रही ट्यूबलाइट, अब बैटरी डाउन हो चुकी है। हाँ भाई बना लिया। पहले इसी से क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद में लिखवाऊंगा वो सारा। तो लिखो, इस पठारी प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली नदियों का, इस पठारी प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली नदियों का, पठारी प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, इस पठारी प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। क्रम आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लो जल्दी से। पठारी प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। सबसे पहले लिखोगे सोन, फिर दामोदर, स्वर्णरेखा और महानदी। अब ये मैं इसमें लिखवाऊंगा नहीं सबसे उत्तरवर्ती कौन सी है, सबसे दक्षिणवर्ती कौन सी, लेकिन एक लाइन में इसमें लिखवाऊंगा क्योंकि वो परीक्षा में आया बहुत बार है। तो नोट डाल के लिख लो, छोटा नागपुर के पठार के लगभग मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, छोटा नागपुर के पठार के लगभग मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, छोटा नागपुर के पठार के लगभग मध्य से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डैश करके लिख लो, दामोदर। अगला पॉइंट, सोन एवं दामोदर नदियों के मध्य स्थित, सोन एवं दामोदर नदियों के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र, सोन एवं दामोदर नदियों के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र। और कौन से हैं पठारी क्षेत्र? आंसर सामने है, लिख लो। और उसी क्रम में लिखने हैं, पहले है कोडरमा का पठार और दूसरा है हजारीबाग का पठार। इन तीनों पठारी प्रदेशों का भी क्रम पूछा जा चुका है, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार, दोनों ही झारखंड में। एग्जैक्टली ये जो मैंने पूरा बनाया पूरा है झारखंड में। अगला पॉइंट, रांची के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी, रांची के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी, रांची के पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा। इससे एक बात और पता लग गई कि रांची कौन सी नदी के किनारे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। तो समझो फिर, एक लाइन और 5-7 क्वेश्चन। देखो, भारत में लौह इस्पात संयंत्र की बात करते हैं हम, स्टील आयरन प्लांट की, तो भारत का पहला सफल लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया कब? भारत का पहला सफल लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया दोस्तों 1907 में। किसके द्वारा लगाया गया? ये जो अपने हैं रतन टाटा, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके बड़े दादा, परदादा, इनके ऐसे बोल दो, उनका नाम था जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? उस जगह का नाम जमशेदपुर तो बाद में पड़ा, पहले भी तो कोई नाम होगा उस जगह का। जगह का नाम था साक्षी, ऑब्लिक करके चाहो तो लिख लो। और ये पड़ता कहाँ पर है? जमशेदपुर, झारखंड में। कौन सी नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थापित किया गया। और ये जो कारखाना था इसका नाम क्या था? ये था
इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टाटा आयरन एंड स्टील। पहले तो थी कंपनी और अब हो गया है कोफोर कॉरपोरेशन। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। क्वेश्चंस 5-7 बन जाते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेदजी जी टाटा द्वारा। कहाँ पर? कौन सी नदी के किनारे? इसका नाम क्या था और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक, तो ये चीज़ है, लिखो। भारत का पहला सफल लौह इस्पात संयंत्र, भारत का पहला सफल, जो सक्सेस हुआ, उसके पहले प्रयास बहुत बार किए गए, सफल ही नहीं हुए। भारत का पहला सफल लौह इस्पात संयंत्र, संयंत्र मतलब कारखाना, लिख लो, ऐसे नहीं, लौह इस्पात कारखाना या लौह इस्पात संयंत्र। ब्रैकेट में लिखोगे टिस्को, ओ ब्रैकेट क्या, वैसे लिखो टिस्को और ब्रैकेट में लिखोगे इसकी फुल फॉर्म ये। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र टिस्को, ब्रैकेट में फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा सांकची ऑब्लिक जमशेदपुर झारखंड, जमशेदजी टाटा द्वारा सांकची ऑब्लिक जमशेदपुर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थापित किया गया। जमशेदजी टाटा द्वारा सांकची ऑब्लिक जमशेदपुर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थापित किया गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखोगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न पठार है। छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न पठार है। छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न पठार है। इसीलिए इसे लिख लो, भारत का रूर, भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो लिख लो सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिख लिए? तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं, इसमें अंतिम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है
पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित प्रमुख दर्रे। मैंने बताए थे दर्रे यहाँ पर भी हैं, हिमालय में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह। ये बताओ कि पश्चिमी घाट पर्वत में जो दर्रे हैं उन्हें कहा क्या जाता है? लिखवाया मैंने। हाँ, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित जो दर्रे हैं उन्हें इसीलिए लिखाया जाता है ताकि आप पन्ने पलट के देख पाएँ 2 दिन बाद जब चीज़ें साफ हो रखी हों। उन्हें घाट ही कहा जाता है महाराजों। मैंने क्या लिखवाया था? हिमालय में कहा जाता है ला, जोजिला, नाथुला। यहाँ कहा जाता है घाट, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। लिखवाया एग्जैक्टली, पन्ने पलट के देखना 101%। और राजस्थान में लिखाया जाता है, क्या लिखा है राजस्थान में? राजस्थान में दर्रों को क्या कहा जाता है? याद आएगा, देखो ट्यूबलाइट जलेगी बोलते ही। नाल आ गया ना याद? देसूरी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल, बर की नाल। तो अब लिखो पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित प्रमुख दर्रे और समझना फिर इसके बाद। अब इस लाइन को वापस लिखवाने की ज़रूरत है क्या कि पश्चिमी घाट में दर्रों को घाट कहा जाता है? वो लिखवा चुका हूँ वहाँ पर पीछे में, ठीक है। बस हेडिंग डाल लो और समझो, लिखना नहीं है अब। अगर ये तापी नदी है या ताप्ती नदी है तो इसके नीचे से कौन सी पर्वत श्रृंखला जाएगी भाई साहब? ये वाली पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ से पहला दर्रा निकल के आता है, लिखना नहीं। पहला है बाल घाट। है कहाँ पर ये? महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंस समझो इसका। दिल्ली यहाँ कहीं पड़ेगा ऊपर उत्तर भारत में, तो डी फॉर दिल्ली। और एम फोर हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े शहर, पहला और दूसरा, दिल्ली और मुंबई। बात ये आ जाती है कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से और मुंबई। दिल्ली से मुंबई को जाने वाला सड़क मार्ग भी और रेल मार्ग भी, दोनों कहाँ से होते हुए जाएंगे? कौन से दर्रे से होते हुए जाएंगे? बालघाट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिल्ली से मुंबई को जाने वाला सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों कौन से दर्रे से गुजरते हैं? बालघाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। या जैसे आज की डेट में हम पढ़ते हैं NH8 या NH48, फिर अपने यहाँ पे जयपुर से गुजर रहा है, इधर ये अजमेर रोड और दिल्ली रोड दोनों NH48 ही तो है। दिल्ली से आ रहे हो आप तो दिल्ली रोड, और अजमेर की तरफ जा रहे हो तो अजमेर तक ही थोड़ी जा रहे हो, आर पार यहाँ होते हुए कहाँ तक जा रहे हो? मुंबई तक। तो ये है NH48 या NH8, हिंदुस्तान का सबसे बिजिएस्ट NH, सबसे व्यस्ततम मार्ग, ठीक है। तो NH8 तो हो गया सड़क मार्ग, और रेलवे लाइन तो है ही है। ये दोनों कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? बालघाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा दर्रा इसके दक्षिण में सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। दूसरा है थाल घाट। ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। समझोगे?
एक शहर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो अभी सुन लो, वैसे तो अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, नाम है नासिक, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। एक और शहर है यहाँ पर महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी का नाम सुना है, भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में। कौन से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं? यहाँ से जो लिख रहा हूँ, क्या हो गया अब? कौन सा है? महाराष्ट्र। एक और जगह का नाम, यहाँ पर कौन सा बड़ा शहर होना चाहिए अगर इधर की तरफ बना रहा हूँ तो मैं? ये पड़ेगा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। दो रूट निकलते हैं इस दर्रे से। पहला रूट जो निकलता है उस पर ध्यान दो। मैं बोलूँगा कि भाई साहब, एक तो मुंबई से नासिक को जाने वाला सड़क और रेल मार्ग इसी दर्रे से जाता है, और दूसरा मुंबई से नागपुर होते हुए और कहाँ तक, कोलकाता तक जाने वाला सड़क और रेल मार्ग, ये कौन से दर्रे से जाता है? ये भी थालघाट दर्रे से जाता है। दो हैं ये। ठीक, इसके बाद में तीसरा वाला दर्रा आ जाएगा यहाँ पर, इसका नाम है घोरघाट। घोरघाट ये भी पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये हमने बना लिया यहाँ पर घोरघाट। दो शहर, एक तो महाराष्ट्र का ही शहर है, नाम है पुणे, पुराना नाम था पूना इसका, पूना या पुणे एक ही है। एक यहाँ पर एक शहर है, नाम बताओ इसका आप लोग। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। पढ़ते हैं ना अपन, अधिवेशन पढ़ते हैं कांग्रेस के, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। लो याद आ जाएगा शायद से, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु या बेंगलुरु? अच्छा, बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? कई परीक्षाओं में आ चुका है। वैसे फ्लाइट से गए तो वैसे ही आइडिया लग जाएगा, वो अनाउंस करती रहती है, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर आ जाएगा चेन्नई। सो दो रूट निकलते हैं, इससे समझोगे। पहला मुंबई से पुणे, राइट, और दूसरा मुंबई से बेलगांव और बेंगलोर होते हुए कहाँ पर जाने वाला? चेन्नई जाने वाला सड़क और रेल मार्ग यहीं से गुजरता है। अगला दर्रा यहाँ पर है, इस दर्रे का नाम है पालघाट। पड़ता है ये केरल में। अरब सागर की रानी किसी शहर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोची। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है किसी शहर को, इस शहर का नाम है कोयम्बटूर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोची को और किससे जोड़ने वाला, कोयम्बटूर से जोड़ने वाला सड़क और रेल मार्ग इस वाले दर्रे से होकर गुजरता है। इसकी एक और विशेषता है, विशेषता ये है कि ये वाला जो दर्रा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही एरिया पड़ जा रहा है। और भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा यहाँ पर जो है उसका नाम है सिनकोट। कई जगह सिनकोटा भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, सिनकोट या सिनकोटा। ये भी कहाँ पर है? रूट क्या है इसका ये समझो, ये यहाँ है।
केरल की कैपिटल कौन सी है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम? तमिलनाडु की कल्चरल कैपिटल कौन सी है? सांस्कृतिक राजधानी तमिलनाडु की कहा जाता है? पहले नाम था मदुरई, अब हो गया मदुरै, एक ही बात है। हम कह सकते हैं कि त्रिवेंद्रम से मदुरई होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क और रेल मार्ग ये कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? ये सिनकोट दर्रे से होकर गुजरता है। फिलहाल के लिए इसको इतना उतार लो, कंटिन्यू करेंगे कल।